प्रिय विद्यार्थियों, लोक प्रशासन कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग चीन के संविधान की विशेषताओं के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पूर्व हम लोगों ने चीन की कुछ विशेषताओं के बारे में पढ़ा था, जैसे लिखित और संक्षिप्त संविधान है। ये सैद्धांतिक रूप से कठोर है लेकिन व्यवहारिक रूप से लचीला है। और जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही व्यवस्था है, जनवादी गणतंत्र है और लोकतांत्रिक केंद्रवाद है। इसके पश्चात जो अगली विशेषताएं हैं उनको हम क्या बिंदुवार देखते हैं। पांचवी जो विशेषता है, छठी विशेषता, वो है एकात्मक शासन व्यवस्था है। इसमें हम बता सकते हैं कि भौगोलिक और जो जनसांख्यिकी है, डेमोग्राफिक रूप से क्या है, दृष्टि से चीन बहुत ज़्यादा विशाल है, किंतु आदिकाल से ही चीन में प्राय एकात्मक शासन व्यवस्थाएं रही है। जब किसी शासन व्यवस्था का संचालन एक ही स्तर से होता हो तथा अन्य इकाइयां अधीनस्थ रूप से कार्य करें तो उस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, एकात्मक प्रकृति का शासन कहते हैं। यद्यपि चीन में अनेक प्रांत तथा स्वायत्तशासी क्षेत्र हैं, लेकिन शासन प्रणाली भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड तथा अमेरिका के समान ही संघीय प्रकृति की नहीं है। संविधान की प्रस्तावना में चीन को एकात्मक प्रणाली वाला शासन तथा बहुराष्ट्रीयताओं से युक्त राज्य कहा गया है। लोकतांत्रिक केंद्रवाद की मान्यता तथा एकात्मक शासन पद्धति को अपनाते हुए भी चीन में क्या है, क्षेत्रीय शासन भी है। जैसे प्रांत, स्वायत्तशासी प्रदेश तथा केंद्र के अधीन नगर निगम वो सर्वोच्च स्तर पर है। उसके नीचे जिले, स्वायत्तशासी जिले तथा नगर हैं, और इसके नीचे क्या है, कम्यून और टाउन है। तो इस प्रकार से क्या है, एकात्मक शासन व्यवस्था है। और ये जो हम लोगों ने अभी पढ़े हैं, स्वायत्तशासी प्रांत, जनपद, उन क्षेत्रों में बनाए गए हैं जहाँ विभिन्न राष्ट्रीयताओं से युक्त क्या है, माइनॉरिटी है। आर्टिकल जो 31 है चीन के संविधान का, वो क्या है, राज्य को नए व विशेष प्रशासनिक क्षेत्रों के निर्माण की क्या है, शक्तियाँ प्रदान करता है। अगली जो विशेषता है वो है मौलिक अधिकार व कर्तव्य। चीन के वर्तमान संविधान का जो अध्याय 2 है उसमें क्या है, अनुच्छेद 33 से लेकर 56 में क्या है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 33 जो है, सभी नागरिकों को विधि के समक्ष समानता क्या है, प्रदान करता है तथा लिंग, संपत्ति, वंश, जाति, नस्ल, शिक्षा, धर्म, निवास तथा व्यवसाय के आधार पर क्या है, असमानता को क्या है, अस्वीकार करता है। इसके अलावा संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को चुनाव लड़ने, भाषण, पत्राचार तथा प्रेस की स्वतंत्रता है। धार्मिक विश्वास की स्वतंत्रता, व्यक्तिगत हितों की रक्षा, आलोचना करने की स्वतंत्रता, काम करने या रोजगार पाने की गारंटी, विश्राम तथा अवकाश की सुनिश्चितता, वृद्धावस्था व शारीरिक अयोग्यता के समय भरण पोषण, शिक्षा की प्राप्ति, वैज्ञानिक, तकनीकी तथा कलात्मक कार्यों को करने की स्वतंत्रता के मूल अधिकार क्या है, प्रदान किए गए हैं। आर्टिकल 48 विशेष रूप से महिलाओं को पुरुषों के समान मानने तथा अवसर प्रदान करने का अधिकार देता है। संविधान के द्वारा वैवाहिक जीवन, परिवार, मातृत्व और शिशु कल्याण का दायित्व जो है वो सरकार के कंधों पर डालते हुए स्त्रियों व बच्चों के प्रति शोषण, अत्याचार व दुर्व्यवहार की क्या है, मनाही की गई है। विदेशियों को चीन में शरण लेने का अधिकार प्रदान किया गया है जो किन्हीं कारणों से प्रताड़ित हुए हों। मार्च 2004 में किए गए संशोधन के पश्चात चीन में भी निजी संपत्ति का अधिकार दे दिया गया है। इसी संशोधन के द्वारा मार्शल लॉ के स्थान पर आपात स्थिति लगाने का प्रावधान भी किया गया। मौलिक अधिकारों के साथ साथ नागरिकों के कर्तव्य भी क्या है, संविधान में वर्णित किए गए हैं। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य बताया गया है कि वह राष्ट्रीय एकता और अखंडता को सुनिश्चित रखेगा,
संविधान व राष्ट्रीय कानूनों का पालन करे, मातृभूमि की रक्षा करे, प्रतिष्ठा तथा राष्ट्रीय हितों की रक्षा करे, देश पर होने वाले आक्रमणों का प्रतिरोध करे, अवसर आने पर प्रसन्नतापूर्वक सेना में भर्ती हो, नियमानुसार करों का भुगतान करे तथा काम पाने का अधिकार को अपना कर्तव्य समझ योगदान करे। संविधान का अनुच्छेद 49 प्रत्येक दंपति से यह अपेक्षा करता है कि वह परिवार नियोजन को अपनाए। पूर्ववर्ती एक संतान नीति में 2014 में क्या है ढील दे दी गई है तथा 2 संतानों की भी क्या है मान्यता दी जाने लगी है। इस प्रकार से क्या है चीन के संविधान में मौलिक अधिकार व कर्तव्यों का उल्लेख है। अगली जो विशेषता है वो है बहुराष्ट्रीयताओं का राज्य है। ये भारत के समान चीन भी सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत समृद्ध है। चीन में 56 राष्ट्रीयताओं से युक्त नागरिक निवास करते हैं। सर्वाधिक क्या है 93% हान संस्कृति के नागरिक हैं। हान संस्कृति। अन्य राष्ट्रीयताओं के नागरिक जो हैं वो अल्पसंख्यक है, अतः उन सभी की भाषा, लिपि, सभ्यता, संस्कृति सहित परंपराओं को सुरक्षित रखने एवं समान व्यवहार करने के लिए संवैधानिक उपबंध किए गए हैं। तो इस प्रकार से भारत के समान चीन में भी क्या है बहुराष्ट्रीयता है, अत्यंत समृद्ध है सांस्कृतिक रूप से। इसके पश्चात अगली जो विशेषता है वो है समाजवादी अर्थव्यवस्था। इसमें बता सकते हैं कि चीन का जो संविधान है वो सामाजिक आर्थिक न्याय व समानता को सुनिश्चित करने के लिए संसाधनों के समान वितरण व शोषण से मुक्ति का प्रावधान करता है। उत्पादन के साधनों पर सरकार तथा जनता का स्वामित्व है। यह स्वामित्व संपूर्ण जनता द्वारा समाजवादी स्वामित्व तथा श्रमजीवी जनता द्वारा समाजवादी स्वामित्व के रूप में, जो मूलतः सामूहिक स्वामित्व को स्वीकार करता है। ज़्यादातर उद्यम व कृषि राज्य द्वारा निर्देशित और नियंत्रित है। कम्युनों के द्वारा सामूहिक कृषि होती है तथा जो बड़े उपक्रम हैं वो सरकार संचालित करती है। अनुच्छेद 12 के अनुसार समाजवादी संपत्ति की चोरी, हानि तथा ऐसी योजनाओं व अर्थव्यवस्था को नकारना दंडनीय अपराध है। अनुच्छेद 13 राज्य के माध्यम से नागरिकों को कानून के अनुसार अर्जित व्यक्तिगत आय, बचत, मकान आदि की सुरक्षा प्रदान करता है। 1979 में चीन ने विदेशी कंपनियों के लिए अपनी अर्थव्यवस्था खोली थी और 92-93 में जो आर्थिक सुधार हुए थे उसके तहत क्या है वहाँ चीन में भी क्या है आर्थिक उदारीकरण और निजीकरण को क्या है बढ़ावा मिलने लगा है। इस प्रकार से ज़्यादातर जो बड़े उद्योग हैं वो क्या है सरकार के द्वारा संचालित होते हैं, तो वहाँ क्या एक समाजवादी अर्थव्यवस्था है। अगली जो विशेषता है वो है एक दलीय शासन। चीन का जो संविधान है वो सभी नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान करता है। इसी प्रकार राजनीतिक दलों के गठन और उनके संचालन के क्रम में भी क्या है पर्याप्त स्वतंत्रता है, लेकिन संविधान की प्रस्तावना में साम्यवादी जो दल है उसकी क्या बड़ी प्रशंसा की गई है। एक प्रकार से कह सकते हैं कि हम साम्यवादी दल की साम्यवादी दल तथा चीन की शासन व्यवस्था एक दूसरे के क्या है पर्याय बन चुके हैं। जनवादी चीन में लगभग 10 राजनीतिक दल है, किंतु विगत कई दशकों से निरंतर साम्यवादी दल ही शासन कर रहा है। इस दल को संपूर्ण चीनी जनता का नेतृत्व करता दल मानते हुए सभी उपलब्धियों का श्रेय प्रदान किया जाता है। अतः अन्य दल विकसित नहीं हो पा रहे हैं। वास्तव में चीन में साम्यवादी दल का निरंकुश शासन है जिसने लोकतंत्र का आवरण चढ़ा रखा है। अगली जो विशेषता है वो है केंद्रीय सैनिक आयोग की स्थापना। वर्तमान चीनी संविधान में एक केंद्रीय सैनिक आयोग की
स्थापना का प्रावधान है जो पूर्व के संविधानों में वर्णित नहीं था। राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी इस संवैधानिक आयोग में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा अन्य सदस्य शामिल होते हैं। केंद्रीय सैनिक आयोग को सेना के नियंत्रण निर्देशन से संबंधित क्या है कार्य सौंपे गए हैं। अगला जो विशेषता है वो है विदेश नीति के सिद्धांत। वर्तमान संविधान में चीन की विदेश नीति को भी क्या उल्लेखित किया गया है और कहा गया है कि चीन का भविष्य संपूर्ण विश्व से संबंधता रखता है। चीन पंचशील के सिद्धांतों का पालन करते हुए दूसरे देशों की प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करता है तथा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में क्या है विश्वास करता है। चीन साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद का विरोध करता है तथा विकासशील देशों की राष्ट्रीय स्वतंत्रता का समर्थन करता है। संवैधानिक रूप से चीन की विदेश नीति शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की दिशा में कदम बढ़ाती है। अगली जो विशेषता है वो है न्यायपालिका की अधीनस्थ स्थिति। शासन के तीनों अंगों के मध्य शक्ति संतुलन तथा पृथक्करण के सिद्धांत को चीन में क्या तिलांजलि दे दी गई है। चीनी व्यवस्था में न्यायपालिका को स्वतंत्र स्तर प्राप्त नहीं है, बल्कि न्यायपालिका को प्रशासन का एक अधीनस्थ अंग माना जाता है जो संविधान की व्याख्या करने, सरकारी हस्तक्षेप को कम करने, विधायिका के कानूनों की समीक्षा करने तथा नागरिक अधिकारों की रक्षा करने में असमर्थ है। चीन के सर्वोच्च न्यायालय को राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी बनाया गया है। प्रोक्यूरेटरों के व्यवस्था से समानांतर नियंत्रण प्रणाली कार्यरत है जो वास्तव में साम्यवादी दल की ओर झुकाव रखती है। अन्य देशों के समान न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्तियां नहीं दी गई है। तो इस प्रकार से क्या है न्यायपालिका को क्या है चीन में क्या है एक प्रशासन के अधीन माना गया है एक, और अन्य देशों के समान उसको क्या है एक स्वतंत्र दर्जा प्राप्त नहीं है। अंतिम जो चीनी संविधान की विशेषता है वो है संसदीय व्यवस्था। चीन में सैद्धांतिक दृष्टि से संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था है क्योंकि नए संविधान में राष्ट्रपति का पद बनाया गया है जिसे नाम मात्र की शक्तियां दी गई है, किंतु प्रधानमंत्री व जो राज्य परिषद है जिसको मंत्री परिषद भी कहते हैं को कार्यपालिका शक्तियां सौंपते हुए उससे संबंधित अनेक कार्य व शक्तियां राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की स्थायी समिति को प्रदान कर विचित्र प्रकृति की शासन व्यवस्था संचालित की जा रही है। राज्य परिषद को राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस तथा उसकी स्थायी समिति के प्रति उत्तरदायी बनाया गया। तो इस प्रकार से जो चीन की शासन व्यवस्था है वो पूर्णतया उन सिद्धांतों पर आधारित नहीं है जैसा कि संविधान में वर्णन किया गया है, बल्कि अन्य कई कारकों से इसके व्यवहारिक स्वरूप में क्या है बदलाव हुआ है। तो हम लोगों ने चीन के संविधान की मुख्य विशेषताओं के बारे में पढ़ा। आपको इसके बारे में कोई और शंका या समस्या हो तो आप मुझसे क्या है व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं।